सुन रहे हैं मेरे साथ डिबेटिंग कंपटीशन, खास वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसे आप पिछले 2 या 3 हफ्तों से एंजॉय कर रहे हैं और लगातार अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए हुए हैं। अपने प्यार को हमारे साथ आपने बनाए रखा है, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और इस कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान हमारा ये भरसक प्रयास रहा है कि आप सभी का मनोरंजन भी किया जाए और आप सभी को रेडियो उड़ान के साथ जोड़ कर रखा जाए। और रेडियो की ओर से आपके लिए हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए, ताकि आप रेडियो से जुड़े रहें और जो आपके अंदर की प्रतिभा है, जो आपका टैलेंट है, वो निकलकर बाहर आता रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप सभी को इन सब चीजों का, इन प्रतियोगिताओं का, इन प्रतिस्पर्धाओं का लाभ उठाना चाहिए और आप लाभ उठा भी रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास है। और आपके लगातार फीडबैक्स भी आ रहे हैं, कुछ सकारात्मक भी, कुछ नकारात्मक भी। दोनों प्रकार के फीडबैक्स का हम स्वागत करते हैं और नकारात्मक फीडबैक्स को हमारी कोशिश रहेगी कि अगली बार जब कोई ऐसी प्रतियोगिता हम कराएं, फिर चाहे वो वाद विवाद हो या कोई दूसरी प्रतियोगिता हो, तो उस प्रतियोगिता में हम आपके फीडबैक्स के मुताबिक आवश्यक सुधार कर सकें। जो आपने सजेशंस दिए हैं, आज जो आपने सुझाव दिए हैं, उनके मुताबिक कार्य कर सकें, जो कुछ भी संभव हो। तो चलिए, कुछ इस तरह तय की है हमने मंजिलें, हम चले चलते चले, आगे बढ़े, गिर पड़े, फिर उठे और फिर चल दिए। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज के इस विशेष लाइव प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको जैसा कि हमने बताया था कि आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया जाएगा रेडियो उड़ान की ओर से, जो पिछले लगभग 3 हफ्तों से चल रही है और इस प्रतियोगिता में आप सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो आज वो 6 प्रतिभागी, 3 इस विषय के पक्ष में, जो विषय दिया गया था कोरोना वायरस, चीन देश की साजिश, कोरोना वायरस इज अ कंस्पिरेसी ऑफ चाइना, विषय के पक्ष की ओर से 3 प्रतिभागी और विपक्ष की ओर से भी 3 प्रतिभागी आज चुने जाएंगे, जिन्हें रेडियो उड़ान की ओर से आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। नकद पुरस्कारों से बल्कि मुझे कहना चाहिए कि सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। जल्दी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निर्णायक मंडल के सदस्य, जो पिछले लगभग 3 हफ्तों से हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करूंगा। जल्दी उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले सुभाष जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। दानिश जी, आपका भी कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत। जी, बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच पुनीत जी। राणा साहब, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत। पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को नमस्कार। चलिए, बिना देर किए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और अब वो समय है जब हम एक एक करके परिणामों की घोषणा करना शुरू करेंगे। तो दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं, दिलों को थाम लीजिए और अब जो घोषणा हो रही है जी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको जी बता दूं कि इस प्रतियोगिता में जो पिछले 3 हफ्तों से संचालित की जा रही जी, पुनीत जी, आप हैं हमारे साथ? तो आई थिंक वी हैव लॉस्ट वॉइस ऑफ पुनीत जी। जी फिर चाहे वो सोशल मीडिया टीम की ओर से हमें सहयोग मिलता रहा हो, फिर चाहे वो रेडियो उड़ान टीम के बाकी सदस्यों की ओर से। तो निर्णायक मंडल के सदस्यों से अब मैं चाहूंगा आज्ञा लेना कि हम परिणाम की घोषणा करें। पुनीत जी, इससे पहले कि आप परिणाम घोषित करें, तो 2-3 बातें हैं, मेरे को लगता है सुभाष जी भी और राणा साहब भी करना चाहेंगे और मैं भी जरूर करना चाहता हूं। मैं रूबरू होना चाहता हूं सबसे पहले लिसनर्स से, जिन्होंने बहुत प्यार दिया, और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमें अपना योगदान दिया। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत मजा आया हमें इस प्रोग्राम को जज करने में। लेकिन फिर भी 2-3 चीजें हैं जो मैं
पर्सनली तौर पे चाहता हूं मैं अपने दोस्तों से साझा करूं, शेयर करूं अपनी जो बातें हैं अपने पार्टिसिपेंट से। एक चीज ये है उसमें से कि जो जजमेंट है ये वाकई मुझे अनुभव हुआ कि बहुत डिफिकल्ट जॉब है। और मुझे लगता है जब हम पार्टिसिपेंट थे, जब हम भी डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, तो हम भी बहुत बार अपने जजमेंट से खुश नहीं होते थे। और ये पूरा हक आज भी तमाम पार्टिसिपेंट्स को है। हो सकता है उनमें से बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो हमारी जजमेंट से खुश ना हो। दूसरी बात ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हम चाहे ना चाहे कुछ लोगों के साथ अन्याय होता है। हमारे टाइम में भी होता था और हमसे भी हुआ होगा, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया है कि हम वो करें जो सही मायने में जो डिजर्व करते हो, वही विनर्स को निकालें। तो हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। बावजूद उसके बहुत सारे लोग हमसे खुश नहीं होंगे, हमारी जजमेंट से खुश नहीं होंगे। उनको पूरा हक है हमें क्रिटिसाइज करने का, हमारे तमाम माध्यम पे, चाहे वो हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जहां हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप लोग पूरी तरह से, आप लोगों को फ्रीडम है कि आप हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। लेकिन बात हमें जो सही लगा, हमारे कानों को जो सही लगा, हमने बिना किसी पक्षपात के कोशिश की है कि हम बेस्ट जजमेंट डिलीवर कर सकें। और जाने अनजाने में अगर किसी को हर्ट हुआ है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि रूल ऑफ द गेम यही कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें 6 विनर निकालने हैं। तो हमारा प्रयास वही था तीनों का कि हम बेस्ट से बेस्ट चुन के दें, वही हमने किया है। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा। 6 विनर्स चुनना एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। बचपन में हम लोग भी देखा करते थे जजेस को, हम लोग भी कहा करते थे कि नहीं यार अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं जानना चाहूंगा सुभाष जी और राणा साहब की ओर, अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, फिर इसके बाद हम अपना ये कार्यक्रम शुरू करें। पुनीत, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हमने जो ये निर्णय लिया है वो 3-4 बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें सर्वप्रथम भाषा शैली, प्रस्तुति, तर्कों का खंडन और तर्कों का मंडन, यानी जो वाद विवाद के आयाम होते हैं, और हमने इन सभी के अलग अलग अंक निर्धारित किए हुए थे। किसी ने बहुत जगह ठीक है बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और किसी ने शब्दों का उच्चारण गलत किया, हमने उसके भी अंक काटे हैं। और हमने पूरी तरह प्रयास किया है कि एक ईमानदार, शुद्ध और परिष्कृत निर्णय हो। ये सच है कि कभी भी कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता और कभी भी कोई व्यक्ति सबको संतुष्ट भी नहीं कर सकता, किंतु हमारा जो प्रयास रहा है वो बिल्कुल निष्पक्ष, सर्वसम्मत और एक रूपता से लिया गया निर्णय है। और प्रतिस्पर्धा यहाँ तक थी कि आधे पौने मार्क्स से हमें निर्णय लेना पड़ा कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है। इसके पहले के जो 2 राउंड हुए उनमें भी हमने इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा कि कहीं हमसे कोई त्रुटि ना हो और कोई ऐसा वक्ता जो योग्य है वो छूट ना जाए। योग्य है छूट ना जाए से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि जो बोले वो योग्य नहीं थे, बल्कि वाद विवाद में ये होता है कि आप बहुत योग्य हो सकते हैं कि उस समय पर आपकी प्रस्तुति कैसी है। कई बार हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कह बहुत कम पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते लेकिन कुछ हमसे ऐसे निकल जाते हैं जो अकाट्य होते हैं, और वही आपको विजयी बनाते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्भर ये नहीं करता कि आपको कितना ज्ञान है, वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्भर ये कि आप समय पर किस प्रकार की प्रस्तुति देते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चाई है एक, और इस बारे में आगे और भी आपसे राय लेते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी अब कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, क्योंकि श्रोताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ रही होंगी मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम ही अगला हमारा शो भी तैयार है जो पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले तृतीय स्थान
पक्ष, विषय के पक्ष में जो तीसरा स्थान जिस प्रतिभागी ने प्राप्त किया है, मुझे कहना चाहिए कि जिस प्रतिभा ने प्राप्त किया है, विषय था कोरोना वायरस, चीन देश की साजिश। तो तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले या वाली प्रतिभागी हैं शिखा गुप्ता, जो कि विषय के पक्ष में थी। आपको उनका वक्तव्य भी सुनवाते हैं और इसके बाद इनके विषय में विचार भी लिए। Good evening, Excellency. I am Shikha Gupta, going to speak in motion of the topic COVID-19 pandemic, a conspiracy of China. So why China? The China is the first question that arises in mind when talking about corona. Going back to its origin, coronavirus or COVID-19 is caused due to SARS-CoV-2 named virus, which causes severe acute respiratory syndrome and is incurable. Till now, more than 19 lakh people are positive around the world and 1.20 lakh deaths. It all started in Wuhan of Hubei province of China on November 17, 2019. The havoc damaged thousands of lives and we get to know about it after 3 months. What does this came up to? Why Chinese authorities didn't want to take any serious action on the very first note? Dr. Li Wenliang was the first person to source the possibility of outbreak of SARS-like disease, but he was summoned by the local police and was found positive and then dead. Isn't this China's obligation under public international law? According to Article 6 International Health Regulation, a state has to access events occurring in its territory, and if there is any possibility constituting public health emergency, they must notify WHO about it within 24 hours. By 30 December 2019, China has 250 cases of coronavirus, and yet they decided to clam up. They notified WHO that there is no clear evidence of human-to-human transmission, and they suggested that this is only spreading from animals to human. That is why they allowed the Lunar New Year to happen, and 95% of the cases are suffering through this. As a part of the fact, China rejected repeated offers from WHO for pandemic investigation assistance until late January, and on the top of that, they were not even sending details that were expected and needed by WHO officials. According to Wikipedia, as of April 11, 2020, there have been 1280 total imported cases in mainland China with no death. Yes, capital N-O, no death. Alone, United States had an overall death count of 23,644 people, 20,000 plus people in Italy, and only 3,341 people in China. The country of origin had only 14% death and only 14% reported cases, and most of them only imported. I would like to ask my partner for the answer of this mystery. And when asked CCP, Chinese Communist Party, in an HBO interview on March 22, they claimed that US military must have brought the coronavirus to China. What a hilarious shield! In the entire world, all the countries are suffering through this worst time. The economic strength had nailed down and the countries are locked up. The lifeline had stopped. The GDP growth rates of the top most countries are the lowest in times. China, the origin country, is achieving its new high in GDP growth rates. Isn't this like a Harry Potter tale? A wizard show? When the whole world is aiming to find out the vaccine for coronavirus, China is mysteriously developing its economy by purchasing assets like the famous HDFC Bank of India. All of these question marks here point out to China to be investigated for the conspiracy. But still, one thing is for sure, and that is mankind has to suffer. I would like to end my words with the thought: आकाश को छूती इमारतें, लकालक चमकती कारें, फिसलती सी सड़कें, बड़े बड़े मॉल, उन मॉलों में उमड़ी भीड़, किंतु सभी चुप चुप, हैरान वीरान से, जाने कौन सी आफत आई है. थैंक यू. शिखा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से.
रेडियो उड़ान परिवार की ओर से कि आपने वाद विवाद प्रतियोगिता के इस पहले संस्करण में, फर्स्ट एडिशन में, रेडियो उड़ान ने पहली बार इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया और आपने इस पहली वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए मैं अब जानना चाहता हूं, जब आपकी प्रस्तुति प्रस्तुत की गई थी यहाँ पर, तो हालांकि निर्णायक मंडल के सदस्यों ने आपके वक्तव्य के विषय में अपने विचार रखे थे, लेकिन पुनर्मूल्यांकन यानी रीअसेसमेंट के बाद आपके वक्तव्य के विषय में जब निर्णय दिया गया तो क्या सोचा गया, इस विषय में मैं थोड़ा निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ूंगा और उनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं राणा साहब से मिलता हूं। जी राणा साहब। रहा है, इसके लिए मुबारकबाद की पात्र हैं। अच्छा कहा था, मुझे तो उनका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से जिस प्रभावी ढंग से रखा कि एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, जब एक सपाट ढंग से तथ्यों को रखना, वो के सत्यों को रखना, तो मुझे वो चीज उनमें बहुत अच्छी लगी थी। बाकी तो राणा साहब के आज नेटवर्क में थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ है, तो गुजारिश करूंगा मैं उनसे कि वो देखें। जब तक मैं सुभाष जी की ओर बढ़ता हूँ। पुनीत मेरी आवाज आ रही है? पुनीत जी। हाँ, मैं माफी चाहूंगा रेडियो उड़ान के श्रोताओं से, मेरे साथ थोड़ा नेटवर्क की समस्या है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा सुनने में। जी कोई बात नहीं। जी वर्मा साहब। पुनीत, कुल मिलाकर के बोला है धारा प्रवाह, और जो डिबेट में होना चाहिए तर्क वितर्क, वो कहीं कहीं हालांकि उस तरह का नहीं था जो होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस लायक था कि इनको तृतीय पुरस्कार मिला है। और मैंने एक सलाह दूंगा कि थोड़ी मेहनत कीजिए, आप बहुत अच्छे डिबेटर बन सकते हैं। पुरस्कार जीतने के लिए आपको बधाई और मेरी ओर से भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दानिश जी। इनके बारे में मैं कहूंगा कि इनका जो कंटेंट था वो बहुत जबरदस्त था। इन्होंने जो लास्ट में लिया वो भी बहुत अच्छा था। तो बिल्कुल सुभाष जी ने सही कहा कि इनको मेहनत की जरूरत है, लेकिन इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और ये राणा साहब की फेवरेट कॉन्टेस्टेंट रही है, तो इनका जो मेन था वो कंटेंट बहुत ही लाजवाब था, तो जिसमें प्रभावित किया। हालांकि थर्ड पोजीशन के लिए 3-4 कैंडिडेट दावेदार थे, लेकिन 0.5 का मार्जिन था, तो कुल मिला के इन्होंने अपना जीत हासिल की, तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए शिखा, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और अब मैं आपके प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ना चाहूंगा। अब मैं ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दूं अपने श्रोताओं को कि इनके जो दल के प्रतिद्वंदी थे वो भी इनके साथ इस प्रतियोगिता में सम्मिलित थे, यानी कि उनको भी आगे के लिए चुना गया था। तो अब देखना ये है कि इनके अपने दल के प्रतिद्वंदी तृतीय स्थान या कोई और स्थान प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात ये होगी। तो अब मैं तृतीय स्थान के विपक्ष में बढ़ना चाहूंगा। सुभाष जी, राणा साहब और दानिश जी, थोड़ा सा बताइए मुझे कि कौन हो सकता है। हालांकि आप लोगों ने तो मार्क्स दिए थे, तो क्या आपको लगता है? पुनीत, हम तो बता ही देंगे कौन है, लेकिन मजेदार बात जो मजेदार बात है, जो अभी हमारे इसका जो गैस है वो जनता करे। बिल्कुल, जनता करे हमारे व्हाट्सएप और हमारे स्काइप के माध्यम से। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इनको बहुत टक्कर मिली थी, बहुत कड़ी टक्कर मिली थी। 4-5 पार्टिसिपेंट्स थे जो नेक टू नेक थे, और उनमें से इन्होंने अपना स्थान बनाया है, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन 4-5 लोग थे जो टक्कर के थे, लेकिन फाइनली 0.5 से ये आगे रहे हैं, तो इनको बहुत मुबारकबाद उसके लिए। बिल्कुल, एडवांस में मुबारकबाद हमारी ओर से। अच्छा चलिए, अब मैं निर्णय की घोषणा शुरू करता हूं। और तृतीय स्थान विषय के विपक्ष में, अब विपक्ष का विषय था चीन देश की साजिश नहीं है, ठीक है, तो विषय के विपक्ष में
विचार रखे थे इन्होंने। और तृतीय स्थान जिन्हें जाता है वो है, वैसे तो बहुत सारे लोग थे, दानिश जी ने कहा, और बहुत सारे लोग एलिजिबल थे, लेकिन किसी एक को तो मिलना ही था। तो जिन्हें चुना गया वो बहुत सारे लोग थे। मैं आपको नाम भी गिनाता हूं, जिनमें शशांक गुप्ता थे, आकिब रहमान थे, मनदीप सिंह थे, बहुत सारे लोग थे। और इसके अलावा विषय के विपक्ष में काफी सारे लोगों ने अपनी प्रतिभागिता दी थी, सचिन थे। तो इनमें से कौन होगा? बहुत सारे लोग थे। वो है इनमें से आशीष पेड़ीवाल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आशीष जी, आपके वक्तव्य को सुनते हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे साथियों, सदन पटल पर रखा गया विषय कोरोना वायरस चीन की एक साजिश के विपक्ष में मैं आशीष पेड़ीवाल मिर्ज़ापुर से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, सर्वप्रथम तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस कोई कृत्रिम वायरस नहीं, अपितु यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, क्योंकि चीन के वुहान शहर, जिसे मांस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी माना जाता है और जहां पर 12,000 किस्म के जीव जंतुओं का मांस जिंदा एवं मुर्दा 24 घंटे उपलब्ध रहता था, जी हाँ, ये कोरोना वायरस वहीं से उत्पन्न हुआ है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू जैसे भयानक जीवों का भक्षण चीनियों के रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। और इसी तरह चमगादड़ से निकलकर यह वायरस मानव शरीर में प्रवेश करके महामारी का रूप धारण कर चुका है। अतः जब ये कृत्रिम है ही नहीं, तो फिर चीन की साजिश भला कैसे हो सकती है? दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यह प्रकृति का प्रकोप है, जिससे संपूर्ण मानव जाति को सावधान हो जाना चाहिए। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथी यदि सचमुच यह समझते हैं कि यह चीन की ही साजिश है, तो फिर उन्हें पहले यह समझ लेना चाहिए कि हम मानव हैं, कोई यंत्र, उपकरण, रोबोट या कंप्यूटर आदि नहीं, जिसका पहले एंटीवायरस निकाला जाए, बनाया जाए और उसके बाद अपने निजी लाभ हेतु पूरी दुनिया भर में उसी का वायरस बना के फैला दिया जाए। यदि यह संभव होता तो मैं पूछना चाहता हूँ, है कोई ऐसा वैज्ञानिक, है कोई ऐसा राष्ट्र जो कि अग्नि, हवा, जल की एक बूंद या फिर मिट्टी का एक कण ही क्यों ना बना सका हो? शायद नहीं। यदि ऐसा संभव नहीं, तो फिर वो मानव ऐसा विषाणु कैसे बना सकता है जो कि दिखाई तक भी ना दे? अतः यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि यह कोरोना वायरस चीन की एक सोची समझी साजिश है। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथी यह भी कह रहे थे कि जब यह वुहान शहर से देश विदेश की यात्रा कर लिया है, तो फिर वहाँ से कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर ही बीजिंग शहर पे अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या प्रमाण है कि वो बीजिंग शहर तक अभी तक नहीं पहुँचा? क्या आपको पता नहीं कि वहाँ की मीडिया तंत्र पर वहाँ के शासन तंत्र का कितना बड़ा दबाव रहता है? और अभी अभी मेरे प्रतिपक्षी साथी खुद भी तो बता रहे थे कि वहाँ का एक चिकित्सक जो कि कोरोना विशेषज्ञ था, उन्होंने जब खुलासा किया कि यह कोरोना कितना बड़ा महामारी का कारण बन सकता है, लोगों के विनाश का कारण बन सकता है, यह छुआछूत की बीमारी है, और ऐसा खुलासा किए जाने पर उनको घोर कारावास की सजा सुनाई दी। यदि ऐसा स्थिति होती है तो फिर भला कौन हिम्मत करेगा वहाँ के बीजिंग या चीन के अन्य शहर के हालात सुनाने के लिए? और एक पल के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि यह सचमुच बीजिंग तक नहीं पहुँचा, तो भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि कोरोना वायरस अगर मेरे पड़ोसी गांव में पहुँच चुका तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे गांव में या मेरे पड़ोस में अभी तक क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि हम जानते हैं यह हवा से नहीं फैलता, यह छुआछूत की बीमारी है। अतः यह स्पष्ट है कि साजिश हो ही नहीं सकती। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथी कह रहे थे कि चीन ने पहले समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया ताकि वह खुद एक महाशक्ति के रूप में उभर सके। मैं पूछना चाहता हूं, वह महाशक्ति भी कैसी शक्ति जिसके विनाश का श्री गणेश वहीं की जनता से हो? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन में भी हजारों की तादाद में लोग मरे हैं, लोगों का विनाश हुआ है। और तो और यह भी खबर आई थी पहले कि 80,000 लोगों के जो कि कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, चाइना ने की सरकार ने उनको जिंदा गाड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। अतः हम लोग को ये पता तो नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वहाँ का मीडिया वही दिखाती है जो वहाँ की सरकार चाहती है।
और मेरा यह निजी रूप से मानना है कि किसी को अगर अपने भयानक कदम का विनाश का परिणाम पता चल जाए तो शायद गिरी से गिरी हुई सरकार या गिरा से गिरा राष्ट्र भी यह कदम सपने में भी नहीं उठाएगा। अतः उपयोग कथन से यह सब स्पष्ट होता है कि यह चीन की साजिश हो ही नहीं सकती, अपितु यह तो प्रकृति का प्रकोप है जो कि जानवरों पर की गई असहनीय हिंसा का परिणाम है। इसलिए हमें जल्द से जल्द मांसाहार से शाकाहार की तरफ पलायन कर जाना चाहिए। और तो और प्रकृति ने इंसान और जानवर दोनों को बराबर का हिस्सा दिया है, तो हमें यह होना चाहिए कि हम जानवर को उनकी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार दें, उनको उनकी प्रकृति के हवाले छोड़ दें। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि चंद लम्हों की खुशी देखते रह जाओगे, दिल लगा के दिल लगी देखते रह जाओगे, और बदलना है तो बदल दो, अभी मौका है यहीं। बदलना है तो बदल दो खुद को, मौका है यहीं, वरना जिंदगी भर जिंदगी देखते रह जाओगे। धन्यवाद। तो पेरीवाल साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। आपने विषय के विपक्ष का तृतीय स्थान प्राप्त किया है और हमारे लिए गर्व का विषय ये है कि हमारे जो प्रतिभागी हैं वो देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, महाराष्ट्र से हो, अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रतिभागियों ने अपनी मेहनत का परचम यहाँ पर, अपनी प्रतिभा का परचम यहाँ पर लहराया है। तो आशीष जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाई रेडियो उड़ान परिवार की ओर से। और यहाँ पर मैं एक सूचना, दुखद समाचार दे देना चाहूंगा। हमारे 2017-18 के उड़ान आइडल के एक कंटेस्टेंट अश्विन वाघमारे जो टॉप 16 में पहुंचे थे, कल उनके देहांत का समाचार हमें मिला। तो काफी छोटी उम्र के थे वो, और हमारे यहाँ मुझे याद है पंचकुला में ऐना ठगलेंगे गीत की परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और YouTube हमारे चैनल पर उस गीत को सबसे ज्यादा व्यूज उनके गीत को ही मिले थे। और बहुत अच्छे कलाकार, एक अच्छे गायक थे। रेडियो उड़ान परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके पूरे परिवार के साथ रेडियो उड़ान खड़ा है। और दानिश जी हमारे साथ रेडियो उड़ान से हैं, मैं जरा उनसे भी जानना चाहूंगा। पुनीत, मैं बोलना ही चाहता था, सबसे पहले तो हार्दिक श्रद्धांजलि अश्विन वाघमारे को। मेरे बहुत प्रिय मित्र थे और मैं उसको डिबेट से भी रिलेट इस तरीके से करना चाहूंगा कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी, मैं एंकर था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और मैं पूरी तरह से जजेस से डिसएग्रीमेंट में था। मैं पूरी तरह से डिसएग्री कर रहा था कि उनको क्यों नहीं चुना गया इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस होने के बाद। बात वही है कि जब हम जज होते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों को हमारी जजमेंट पसंद नहीं आती, जब हम एंकर होते हैं तो हमें जजमेंट पसंद नहीं आती, तो ये चलता आता है। लेकिन बहुत ही लाजवाब सिंगर थे। हमने अपनी कम्युनिटी का एक बहुमूल्य हीरा खोया है। उनकी फैमिली के साथ, उनके परिवार के साथ हमारी तमाम संवेदनाएं हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में स्थान दे, यही कामना करते हैं। लेकिन इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर द कम्युनिटी इंडीड। बिल्कुल सही कहा आपने दानिश, ये बहुत बड़ी क्षति है। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के साथ रेडियो उड़ान परिवार खड़ा है और अब अपने श्रोताओं की ओर फिर से उन्मुख होते हैं। प्रतियोगिता के रंग को बनाते हुए दूसरे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। विषय कोरोना वायरस, चीन देश की साजिश, जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। He got the second position in favor is, ये कोई भी हो सकते हैं, हो भी सकती हैं। मजे की बात यह है कि तृतीय स्थान जिन्होंने पक्ष में प्राप्त किया था वे एक कन्या है, लड़की हैं। अब देखना यह है कि द्वितीय स्थान में क्या होता है, क्या यहां भी लड़कियों का परचम बना रहता है या कोई लड़का बाजी मारता है? क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको सुभाष जी? आप लोगों ने तो मार्क्स ही दिए थे, आपकी रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे तो लगता है कि दोनों में से कोई भी जीतेगा तो इंसान ही।
ये भी बात ठीक है, ये एक न्यूट्रल आंसर है कि किसी की तरफ नहीं जाना। चलिए, दूसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया वो हैं दूसरे स्थान के दावेदार जो आज रेडियो उड़ान की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करेंगे। पहले तृतीय स्थान ने 500 रुपए के पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो 1100 का एक पुरस्कार जो विषय का पक्ष है प्राप्त करने वाले या वाली प्रतिभागी हैं, कोई भी हो सकते हैं। ओके, अगेन शी इज अ फीमेल कैंडिडेट सोनाक्षी टंडन। चलिए बहुत जल्दी उनका वक्तव्य सुनते हैं, और सोनाक्षी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। Where millions are getting affected and over 100,000 have already died, COVID-19 is becoming an unstoppable killer. The virus has ravished nations, devastated economies, and has turned bustling cities into ghost towns. Hello everyone, this is Sonakshi Tandon. Today I am going to show you all how and why the virus which originated in Wuhan has become a nightmare for the whole world, but a blessing for China. But how? How China was able to do it? Let me throw some light on the recent past. According to CBC News, 3 scientists were arrested in Canada for stealing the samples and research work of Nipah virus from National Microbiology Lab of Canada, which is similar in various aspects to coronavirus. And the irony is one of the scientists was directly linked to Wuhan Research Lab in China. According to a research paper by HSE, the virus can easily be weaponized, which can be deadly for the whole world. According to another research by Delhi University and IIT Delhi, the protein sequence of this virus has also been modified by insertion of HIV virus. Even if it got spread through the wet market of China, a report of BBC News claims that the cases of this virus started coming way back in October 2019. But Chinese authorities never tried to control the situation and never informed WHO on time, who further delayed the announcements of pandemic. Due to all of this, we are facing a global war-like situation. Now comes the question of how China is going to benefit from this. In a world where stock market of each and every country is down and crumbling, China is the only one which is leading. The country, which was a developing nation 1 or 2 decades ago, has now become a regional power. But their hunger for establishing influence over other countries and becoming only global power in the world still prevails. Hence, they are purchasing a high record number of shares in other countries to increase its dominance over them, which has led various European countries to introduce laws to restrict foreign investments to a certain limit. Not only this, they have also adopted a very good strategy of blaming US for the current situation of the spread of this virus, which also helps them in their personal rivalry against US to become the only superpower. China is also exporting billions of masks and sanitizers to increase their soft power. Besides this, in the unofficial emergency meeting of G20 group, China consistently tried to convince other countries to remove tariffs, which will ultimately lead to flooding the market with their cheaply priced goods. All this shows that only a single country is able to benefit from the current COVID-19 scenario. So we can definitely say that there are lots of questions that one needs to answer, or there are lots of questions which answer themselves. Thank you. बहुत बहुत बधाई आपको सोनाक्षी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं रेडियो उड़ान परिवार की ओर से कि आपने इस वाद विवाद प्रतियोगिता में दूसरा स्थान विषय के पक्ष में प्राप्त किया है। मैं जल्दी निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ना चाह रहा हूं। सबसे पहले दानिश जी। पुनीत, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। एक चीज बस मैं इनको ये सुजेस्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने टाइम को कम यूटिलाइज किया। अभी इनके पास टाइम था, लेकिन इनके
वक्तव्य में बातें बहुत अच्छी थी, सोर्स दिए थे इन्होंने, काफी रिपोर्ट्स को इन्होंने कोट किया था, तो एक लाजवाब परफॉर्मेंस थी इनकी। बिल्कुल सुभाष जी। Good data, but bit of hesitation she needs to improve upon. Though she has won the second prize, I hope she would have won first had she worked little hard. So, good luck for the future. My best wishes are always there with you. Just lay emphasis on your logic. Though you have had a lot of logic, yet what I noticed was as if you were lacking the confidence. Thanks. राणा साहब। पुनीत, सोनाक्षी को ढेर सारी बधाई, बहुत बधाई, पुरस्कार जीती है वो। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड पुरस्कार जीती है, द्वितीय पुरस्कार। तो ज्यादा कहना क्या है, अच्छा है उन्होंने, और दोनों निर्णायक कह ही चुके हैं मेरे। तो तैयारी कीजिए, गुड लक और बेस्ट ऑफ क्या। बिल्कुल, आपको सोनाक्षी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई रेडियो उड़ान परिवार की ओर से। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर फीडबैक दिया था कि कई प्रतिभागियों की रिकॉर्डिंग्स अपने समय से काफी अधिक हैं, 6 मिनट की हैं या 5.5 मिनट की हैं, जिन्हें की आ गया है। मैं अपने प्रतिभागी साथियों से और दूसरे श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा कि कृपया निर्णय की प्रतीक्षा करें। तो अब अगले पुरस्कार की ओर बढ़ रहा हूं, और इससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अब आपको गेस करना है कि आपके मुताबिक प्रथम पुरस्कार कौन प्राप्त करने वाला है। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जो नंबर मैं आपको अब बताने वाला हूं, इस पर आप उस प्रतिभागी का नाम लिखकर भेजें। नंबर देखिए, 9780238512 97802385512। इस नंबर पर आपको अपना मैसेज देना है और हम आपका नाम भी अनाउंस करेंगे अगर आपके अपने नाम के साथ हमें मैसेज करते हैं तो। चलिए दूसरे पुरस्कार की ओर अब मैं बढ़ रहा हूं, जो विषय के विपक्ष का पुरस्कार है, अगेंस्ट द मोशन। जी, एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे विनर्स हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप जुड़ना चाहें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या danish.mahajan1988 पे कॉल कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लिसनर्स ये कह रहे हैं कि उनकी बातें हमें सुनाएं आप। तो हमने पूरी तरह से ये सरप्राइज रखा था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। तो आप इन आईडीज पे, स्काइप आईडी पे अगर हैं तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद जी पुनीत जी। और इसके लिए एक सीधा सा तरीका भी आपको बता देता हूं कि आप रेडियो उड़ान की आईडी में सपोर्ट में जाइए, स्काइप पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आपको रेडियो उड़ान आईडी का ही चैट ओपन होगा, वहीं से आप डायरेक्ट ऑडियो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे पुरस्कार की ओर, सेकंड पोजीशन जो विषय के विपक्ष में है, अगेंस्ट द मोशन, कोरोना वायरस इज अ कंस्पिरेशन ऑफ चाइना के अगेंस्ट जिन्होंने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला। मैं फिर से कुछ लोगों के नाम अनाउंस कर रहा हूं। सचिन शर्मा जिनमें थे, शशांक गुप्ता जिनमें थे, और बहुत सारे लोग थे, आकिब रहमान जिनमें थे, राइट, दीक्षा टंडन जिनमें थी। कई लोग थे जिन्होंने विषय के विपक्ष में बोला था, पक्ष में भी बोला था, पक्ष वालों के भी नाम अनाउंस करूंगा। तो विषय के विपक्ष, अगेंस्ट द मोशन, सेकेंड पोजीशन, द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान जा रहा है। अगेन, क्या वो कोई फीमेल होंगी या मेल होगा? इस बार राणा साहब आप जरा प्रेडिक्ट कीजिए। देखिए पुनीत, इसमें प्रेडिक्ट क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जो भी जीते वो एक बहुत अच्छे या अच्छी वक्ता हो आने वाले समय में, ताकि हमें अपने निर्णय पर गर्व हो सके कि हमने इस तरह के वक्ता को आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत कहीं हमारा भी योगदान है। चलिए एक न्यूट्रल आंसर, और जैसा डिप्लोमेटिक आंसर है, देखिए डिप्लोमेटिक आंसर है ये अपना। ठीक है, ठीक है। तो चलिए द्वितीय पुरस्कार जो विषय के विपक्ष में ले जा रहे हैं या ले जा रही हैं, आपको मैं बता दूं, प्रथम पुरस्कार के लिए फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, दोनों के लिए आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं 9780238512 पर। और इसके अलावा आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें, रेडियो उड़ान का ऐप ओपन करें,
चाहे वो एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया गया हो, आईफोन का ऐप हो या एंड्रॉइड का। सपोर्ट में जाइए और वहां पर दी गई स्काइप आईडी पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। तो दूसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, हासिल किया है, वो है, अच्छा वक्तव्य रहा था उनका, अच्छे वक्तव्य तो सभी के ही थे, तभी आप आज इस मकाम तक पहुंचे हैं कि आपको विनर डिक्लेयर किया जा रहा है रेडियो रात की ओर से। और कंट्रोवर्सीज में भी कंट्रोवर्सीज होती ही रहती हैं, विवाद होते रहते हैं और वक्तव्यों में भी कमियां सब में होती हैं। संपूर्ण वक्तव्य या संपूर्ण प्रस्तुति किसी की भी नहीं होती, किसी में कोई कमी होगी, किसी में कोई कमी होगी। तो इन सब बातों को नजरअंदाज कीजिए और अगली बार के लिए प्रयास कीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है और सुझाव भी है। तो दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले वक्ता वो है, पिछली बार उत्तर प्रदेश का पलड़ा भारी था, इस बार देखते हैं, वो हैं मनदीप सिंह, पंजाब की धरती से। बहुत बहुत बधाई मनदीप जी आपको विषय के विपक्ष में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए। आपके वक्तव्य की ओर बढ़ते हैं। अध्यक्ष जी, सदन पटल पर रखा विषय कोरोना वायरस चीन की साजिश है, मेरे प्रतिपक्षीय साथियों का बेबुनियाद आरोप है। अध्यक्ष जी, एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है। कोई कहता है कि चीन की सी फूड मार्केट से आ गया, कोई कहता है कि 5G को उतारने के लिए इस वायरस को छोड़ दिया गया, और कोई कहता है कि चीन की जो लैब है वहां पे कोई खोज चल रही थी, कोई जैविक या कोई बायो वेपन बनाया जा रहा था, और तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। प्रत्येक देश एक दूसरे पे दोषारोपण भी करता चलता है और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए ये सारा खेल किया जाता है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब तरह तरह के बयान देते हैं, अपना ही कभी बयान देते हैं कि चीन से ये वायरस आया है, चाइनीज वायरस है, कभी उसी दिए हुए अपने बयान से वो पलट जाते हैं। तो ये सारा खेल किया जाता है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। अनेकों देश एक दूसरे पे दोषारोपण करते चलते हैं और एक दूसरे के सर ठीकरा फोड़ते चलते हैं इसका। लेकिन उसके विपरीत जिन लोगों ने, जिन देशों ने अच्छा काम किया, उनकी सफलताओं को छुपाने के लिए और अपनी विफलताओं को दबाने के लिए ये सारा खेल किया जाता है। अध्यक्ष जी, बताना चाहूंगा, कुछ तथ्य आपसे साझा करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब पहला केस आया था 30 जनवरी को, तभी आगाह कर दिया था। लेकिन तब जो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज ही नहीं है, लॉकडाउन समय रहते नहीं किया जाता। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं, जब लोगों को मुद्दों से भटका दिया जाता है, सारा ध्यान कोरोना वायरस पर केंद्रित कर दिया जाता है, तब फिर एक विलन ढूंढा जाता है, चीन। अध्यक्ष जी, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अमेरिका के बदले में जो आज उसके बराबर खड़ा आकर चीन एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनकर उसको टक्कर दे रहा था, उस खेल को भी रोका जा सके और चीन के साथ विभिन्न देशों को व्यापार करने से रोका जा सके। लेकिन अफसोस कि यह साजिश भी कामयाब नहीं हुई। जब कामयाब नहीं हुई तो वही डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन के साथ दोस्ती की बात करने लगते हैं और यह कहने लगते हैं कि यह कोई चीन का वायरस नहीं है, हम सब देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, हाथ मिलाने, गले पड़ने और चूमने की संस्कृति कोई आज की तो है नहीं, यह तो बहुत पुरानी है। लेकिन तर्क दिया जा रहा है कि लोग जाकर के गले मिलने लगे, तो यह भी बड़ा हास्यास्पद है। अध्यक्ष जी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चलते और जो है स्वतंत्र मुक्त व्यापार के चलते लोग यहाँ से वहां पलायन करते रहते हैं। रोज इतनी सारी हवाई उड़ानें जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चीन ने आज ही लोग फैला दिए और आज से पहले कभी लोग चीन से बाहर गए नहीं थे या फिर कोई चीन में आया नहीं था, विभिन्न देशों में लोगों का आना जाना नहीं हुआ। तो यह भी खेल है और इस खेल को, इस झूठी साजिश को जो साबित करने का प्रयास किया जाता है मीडिया पर एकाधिकार करके, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अध्यक्ष जी, खेल यह किया गया कि झूठ को अप्रमाणित ढंग से बिना किसी तथ्य के चलाया गया। और एक डॉक्टर की भी बात की जाती है कि डॉक्टर कोई गायब कर दिया गया, लेकिन कोई ग्राउंड से जाके कोई पत्रकार रिपोर्ट नहीं लेकर के आता है। कुतर्कों के आधार पे बातों को प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है।
मुझे लगता है कि बिल्कुल ही यह निंदनीय है और बड़ा खेद का विषय है। विभिन्न देश अपनी जो सफलताएं हैं जब वो बताने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया, तो उनकी सफलताओं को दबाने के लिए और जो तैयारियां खुद नहीं की गई और कोरोना वायरस के राजनीति उसके नाम पर जो की गई, उस सारे खेल को जारी रखने के लिए ये जानबूझ के किया जाता है कि उन देशों को विलन घोषित कर दिया जाए और अपनी तैयारियों, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को भ्रमित कर दिया जाए और चीन की साजिश साबित कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, हाल फिलहाल हमारे भारत के जिस एक चैनल पे सर्वोच्च न्यायालय में केस हुआ है, जो कभी नोट में चिप होने का दावा करता था, वो बड़े ही जोर शोर से इस थ्योरी को चला रहा है, बिना कोई ग्राउंड से, कोई जमीन से कोई रिपोर्ट लाए, बस कुतर्कों के आधार पे बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी सारी बातें फैलाई जा रही हैं और साबित करने का प्रयास किया जा रहा है बिना किसी रिपोर्ट के कि चीन के द्वारा यह साजिश की गई है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी कि यह मेरे प्रतिपक्षीय साथियों का बेबुनियाद आरोप ही नहीं, एक सोची समझी साजिश और रणनीति है और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, दोबारा से सत्ता में आने के लिए और कुर्सी को बचाए रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी दुनिया में एक इस तरह का फजूल, एक फर्जी विमर्श खड़ा करते हैं जिसके माध्यम से चीन की साजिश का जो बात को प्रचारित प्रसारित करने का यह खेल किया जाता है, ये बहुत ही हैरत अंगेज है। इसलिए मैं विषय के पक्ष की पुरजोर उसका विरोध करते हुए, उसकी खिलाफत करते हुए कहना चाहूंगा कि निस्संदेह यह बेबुनियाद आरोप है। कोरोना वायरस चीन की साजिश नहीं है, अपितु एक इस तरह की वैश्विक महामारी है जिस तरह की वैश्विक महामारियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार कोई वैश्विक महामारी आई है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई मनदीप जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं रेडियो उड़ान परिवार की ओर से। आपने विषय के विपक्ष का दूसरा स्थान प्राप्त किया है और हमारे श्रोताओं के लगातार फीडबैक्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। और लेकिन हाँ, जो हमने प्रश्न किया है आपसे कि कौन होगा विनर, ये आपको प्रेडिक्ट करना है हमारे नंबर पर 9780238512 पर। तो इससे पहले अब हम प्रथम पुरस्कार की ओर बढ़े। मैं जल्दी निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ना चाहता हूं। इन 3 हफ्तों के दौरान इस प्रतियोगिता के संदर्भ में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, प्रतिभागियों के विषय में उनके क्या विचार हैं, अनुभव रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले दानिश जी। चलिए, अब समय है कि मुझे ओवरऑल कमेंट्स देने हैं इस पूरी डिबेट कंपटीशन को लेके। तो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अपने दोस्तों से करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि हमसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए क्षमा, लेकिन हमने कोशिश यही की है कि हम बेस्ट से बेस्ट जजमेंट दे सकें। इस कंपटीशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा, ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बिगिनिंग में हमें ऐसा लगा था, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, कंपटीशन जितना टफ होना चाहिए था उतना टफ हमें लगा नहीं, खास तौर पे अगेंस्ट में। इस कंपटीशन में 2-3 चीजें जो हमने पाई हैं, वो एक तो ये है, एक, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें और लैंग्वेज पे ध्यान दें। दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि हमें जो नेक्स्ट टाइम पे हम जब भी डिबेट करवाएं तो हम बायलैंग्वेज करवाएं। काफी लोगों को इसमें दिक्कत आती है, तो आजकल क्योंकि बायलैंग्वेज डिबेट्स का भी प्रचलन है तो हम उसे करवाएं। भाषा और प्रेजेंटेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जो हुई है उसमें आप लोगों से ये विनती है कि डिबेट हमेशा फ्लो में हमें बोलनी चाहिए, करनी चाहिए। तो जो फाइल से टैंपरिंग या एडिटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई बार आपकी प्रेजेंटेशन इतनी लाजवाब होती है, लेकिन एडिटिंग या टैंपरिंग के कारण हम लास्ट में आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। चौथी चीज है कि जब आप कंटेंट अपना दे रहे हो तो उसमें अपने सोर्स को जरूर कोट करें। बहुत सारे लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने सोर्स कुछ नहीं दिया, जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वीक हुई। कई दोस्तों ने टॉकबैक की आवाज आई तो उनको ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर भी। एक जो मेरी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस थी
मेरे जो कुलीग थे हालांकि वो मेरे साथ सहमत नहीं हुए, तो एक आधे नंबर से वो रह गए। एक परफॉर्मेंस थी जिन्होंने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने इस बात को रखा था कि जो डिबेट है, जो चाइना जो है ये कंस्पिरेसी नहीं की है उसने, लेकिन वो अहंकारी है। उन्होंने लेकिन जो अहंकारी शब्द है उसके ऊपर इतना बल दिया, क्योंकि जब आप एक चीज के पक्ष जब विपक्ष में होते हो तो आपने उसको अपनी जोर से रखना है, अपनी बातों को। आपने अगर आप ये कह रहे हो कि जो चाइना है, जो चीन है, कि वही उसने कॉन्स्पिरेसी नहीं की है, तो फिर आपने पूरा जोर लगाना है। आप जब उसको कहते हैं कि वो अहंकारी है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं फिर उसी अपने जो प्रतिद्वंदी है, जो आप प्रतिपक्ष है, उसके पक्ष में कहीं ना कहीं बात कर लेते हो। एक दो सेंटेंस में तो ठीक है, लेकिन अब जब पूरा वक्तव्य वहां दे देते हो तो वहां गड़बड़ हो जाती है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और मैं चाहूंगा कि अगली बार जब भी आप आए तो और मेहनत के साथ आए। टू बी वेरी फ्रैंक, जिस तरीके से कंपटीशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पोटेंशियल हमारे दोस्तों में बहुत है। ये बहुत अच्छा लगा, सब में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप बहुत बेहतर करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जो जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो जीतने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो नहीं जीत सके हैं, जो 4th 5th जिनका स्थान रहा है, जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको यही कि आप में बहुत पोटेंशियल है। निराश मत होइए, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। अगली बार जब भी आप आए थोड़ी प्रेजेंटेशन और लैंग्वेज पे ध्यान दें। बहुत सारे लोगों का ये भी था कि बहुत सारे लोगों ने पेपर रीडिंग की है, हो सकता है। देखिए, जब हम रिकॉर्डिंग लेते हैं तो हमारे पास किसी भी चीज का कोई प्रमाण नहीं होता, तो हम अपनी पूरी सेक्शंस लगाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने का। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अब आपको विनर्स तो चुनने ही हैं एट एनी कॉस्ट। तो बहुत सारे जो लोग हैं पेपर रीडिंग करते हैं जहां हमें ऐसा आइडिया होता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बेस्ट चुनना पड़ता है कि कौन, क्योंकि आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। तो आप ऐसा ही करते हैं। एक चीज लास्ट में यही कि जो आपको समय दिया गया है, जैसे आपको 3 से 5 मिनट का समय है, तो उसमें कम से कम आप 4 से 4.5 मिनट को यूटिलाइज करें। कई लोगों ने सिर्फ 3 मिनट का परफॉर्मेंस दी। हाँ, इक्का दुक्का हमारी भी गलती हुई है कि कई बार कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी थी वो उन्होंने 5 मिनट से ज्यादा दिया, वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई होने चाहिए थे, लेकिन हम तीनों में से कोई उनको पकड़ नहीं पाया। उनका ये लक था, लेकिन फाइनली ऑब्जर्व किया हमने बाद में, तो वो शायद लिस्ट में नहीं रहेंगी। मेरी ऐसी कामना है रहेंगे या रहेंगी। तो हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी हमारी जजमेंट से जिनको ठेस पहुंची है, जो हर्ट हुए, उनके लिए उनको मैं अपनी ओर से क्षमा मांगना चाहता हूं, लेकिन कोशिश यही थी कि बेस्ट चुने। धन्यवाद। सुभाष जी। जी पुनीत जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, दुख शोक जब जो आ पड़े उसे धैर्य पूर्वक तुम सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। आप लोग प्रयास करते रहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी लोग जीत जाएं, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि सभी लोग हार जाएं। जब 2 दलों में टक्कर होती है तो एक जीतता है, और जो हार जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, परिस्थितिवश हारते हैं। बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनकी भूमिका होती है। और मैं कुछ चीजों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा एक डिबेटर की हैसियत से। मुझे लगा था कि आप लोग जो विपक्ष में हैं और पक्ष में हैं, कुछ बड़े अच्छे तर्क देंगे। जैसे कि अगर आपको कहना था कि चीन की साजिश है, तो आप ये कह सकते थे कि चीन विस्तारवादी देश है, और आप दक्षिण चीन सागर का उल्लेख कर सकते थे जहां पर कृत्रिम द्वीप बनाए। बहुत सारे उदाहरण हैं। या जो लोग कहना चाहते थे कि ये चीन की साजिश नहीं है, वो ये कह सकते थे कि चीन की इकोनॉमी अमेरिका के बाद सबसे बड़ी है, चीन का हर देश में झंडा गड़ा हुआ है, सारा व्यापार उसके हाथ में है, लेबर सस्ती है, सब कुछ सस्ता है, जब सारी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे तर्क दिए जा सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने घुमाया। कुछ लोगों ने तर्क दिए, लेकिन फिर उनके भाषा शैली के साथ दिक्कत थी। कुछ लोग पेपर वाचन कर रहे थे।
तो कुल मिलाकर के वाद विवाद का मतलब पेपर रीडिंग कभी नहीं होता। वाद विवाद का मतलब होता है अपने तर्कों को स्थापित करना और दूसरे के तर्कों को धराशायी कर देना। ये प्रतिभा मुझे बहुत कम लोगों में देखने को मिली और सचमुच में निराशा हुई, क्योंकि विश्वविद्यालय लेवल के बहुत सारे बच्चे थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह विश्वविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑडिटोरियम खचाखच भरा होता है, उसी तरह की वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। लेकिन कोई बात नहीं, होता है कई बार हम दर्शकों के सामने बेहतर बोल पाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। ये सब परिस्थितिवश होता है। आगे के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे और हमें आप लोग एक तगड़ी चुनौती पेश करेंगे कि हम प्रथम द्वितीय तृतीय किसको दें। हालांकि इस बार हमें प्रथम द्वितीय तृतीय चुनने में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि समस्या हो। इसीलिए हम ये समस्या तभी आप उत्पन्न कर सकते हैं हमारे लिए जब आपके प्रयास बहुत ही सराहनीय हो और इस पर मेहनत की गई हो। खासकर श सा का उच्चारण लोगों ने बहुत गलत किया। जहां शाह लगना चाहिए था वहां सा, जहां सा लगना चाहिए वहां शाह। फिर कई लोगों के वाक्य विन्यास में यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत सारी गलतियां थी और कई लोग अपने ही शब्दों को रिपीट किए जा रहे थे, कभी रुक रहे थे फिर दोबारा शुरू कर रहे थे। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, आप सुधारिए। धन्यवाद। बिल्कुल, राणा साहब। पहले तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ अपने श्रोताओं का और अपने प्रतिभागियों का जिन्होंने इसमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। कि ये जो यात्रा 1.25 महीने की, ये बहुत शानदार रही। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत शानदार रही और ये बहुत मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव था। फिर उसके बाद दानिश बहुत कुछ कह चुके हैं, सुभाष सर बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं केवल ये कहूँ, जब आप रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं किसी चीज को तो उसकी रिकॉर्डिंग्स पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई प्रतिभागी ऐसे थे जिनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत खराब थी। उसके भी मार्क्स करते हैं प्रेजेंटेशन में और सारी चीजों में। बाकी हमारे जो मुझे लग रहा था कि जो विपक्ष के जो वक्ता होंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा था शुरू से? क्योंकि पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उनके पास कई लोगों ने ऐसा कहा कि वही सोशल मीडिया से प्राप्त सूचनाएं हैं और कुछ लोगों ने जिन्होंने बहुत अच्छा किया है पक्ष में। तो मेरे ख्याल से विपक्ष में तथ्य ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन मुझे निराशा हुई कि विपक्ष ने खराब किया। और जैसा दानिश कह चुके हैं पहले भी, पक्ष में बहुत अच्छे वक्तव्य लगे मुझे। विपक्ष में ऐसा नहीं है कि सभी ने खराब किया, कईयों ने बहुत अच्छा किया है। और जब आप अपनी शुरुआत करते हैं वक्तव्य की, वो एक असरदार शुरुआत होनी चाहिए। मतलब मैं पहले भी शायद हमने कहा था, मैंने भी कहा था ये कि आप जो आपका संबोधन होता है वो आप निर्णायकों को संबोधित कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ ना कुछ कहना ही है। निर्णय दे चुके हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे थे जिनमें नाम लेना चाहूंगा मैं, अंकित, निखिल जो विद्यालय में हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा किया। और मुझे खुशी हुई कि विद्यालय में रह के ये बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो निर्णय ही अब आएगा जो आएगा। लेकिन कुछ बहुत वरिष्ठ थे, उनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे वो। ये दुख है इस बात का। तो खैर, प्रतियोगिता है जिसमें बहुत लोग प्रतिभाग करने आते हैं और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। मैंने इस पूरे मोमेंट्स जितने भी रहे इन सबको एंजॉय किया है और मुझे लगता है आप सबने भी किया होगा। और निर्णय जब मैं अपना जो भी मेरा निर्णय था उसको जब रख रहा था, उसकी भी एक अलग खुशी थी। थोड़ा प्रतिभागियों के लिए दुख भी हो रहा था जो बहुत लास्ट मोमेंट पे जो रह जा रहे थे। तो खैर अब ज्यादा नहीं कहूंगा, आगे के लिए तैयारी कीजिए आप लोग और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा करें, जितने भी प्रतिभागियों ने पार्ट किया इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा करें, मैं उम्मीद करता हूं। और बस गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए।
हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, रेडियो उड़ान परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है। दानी जी कुछ कहना चाहते हैं? पुनीत जी, राजा जी हमारे साथ है, मनदीप सिंह जो सेकंड प्राइज हैं, तो वो हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़े हैं। बिल्कुल, मनदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? आप सेकंड प्राइज आपका आया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी और आपके सारे पैनल को। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया, सारी परफॉर्मेंस सुनी और आप सबकी अनुभवों के मैंने कमेंट भी सुने, बहुत खुशी हुई है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जजेस को कहाँ सुधार की गुंजाइश है, या एंकर को? जी, मैं जजेस या एंकर पे एक्चुअली तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लगा आपका इनिशिएटिव। और दानिश जी, खासकर जिस तरह से आप ये जो पूरा रिसर्च वर्क आप करके आए और सारे फैक्ट्स को आपने प्रॉपर एनालिसिस किया और पूरा बताया, तो सच में बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ कंपटीशन को देख के आपको क्या लग रहा था कि आप सेकंड आएंगे या फर्स्ट आप डिजर्व करते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? जी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई भी प्राइज डिजर्व नहीं करता, सच में कहूँ तो वेरी फ्रैंक, क्योंकि मुझे जिस तरह से लगा, ऐसा है कि ये तो सच है कि बहुत सारे प्रतिभागियों ने पहली बार या तो भाग लिया या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, लेकिन कुछ लोगों की नहीं। मुझे हालांकि मेरे कुछ मित्र साथी कह रहे थे कि आप सेकंड तो नहीं है, पर मुझे लगता था कि आप सेकंड या थर्ड जैसे थे, क्योंकि मैंने कुछ प्रेपरेशन भी की थी, तो काफी सारे साथियों को मैंने प्रिपेयर भी करवाया था। तो ऑन द टाइम मैंने कहा कि चलो परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि मैं सेकंड आ जाऊंगा। नहीं, आप बहुत मजा आया, बहुत सारी आपकी एंजॉय किया हमने आपकी परफॉर्मेंस को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्यूचर में चाहेंगे कि आगे भी आप ऐसे पार्टिसिपेट करें और अगली बार आप फर्स्ट आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से भी आप इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाते रहें। बहुत सराहनीय, बहुत ही अच्छा प्रयास आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी पुनीत जी। बिल्कुल मनदीप जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। विषय के विपक्ष में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और यहाँ हमारे प्रतिभागियों और श्रोताओं के दिलों की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ रही होंगी भी और होनी चाहिए भी, क्योंकि लोगों ने इतनी शिद्दत से भाग लिया है। और यहाँ पर मैं अपने सुनने वालों के थोड़े से अपने बता दूं कि लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं लगातार और लोग इस कार्यक्रम को पसंद भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एक ने प्राइज दिया है, आपने जैसे दानिश जी राजेश जी का नाम लिया, एक ने फीडबैक दिया है और उन्होंने लिखा है कि राजेश जी को डिबेट में जीतना चाहिए। चलिए देखते हैं, वो राजेश जी को जिताना चाहते हैं जो भी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जो विषय के फेवर में अब प्रथम स्थान की बारी आ रही है, फॉर द मोशन। अभी तो राजेश जी की बात नहीं हो सकती क्योंकि राजेश जी तो अगेंस्ट में थे, जैसे कि दानिश जी ने जिक्र किया। तो फॉर द मोशन विषय के पक्ष में अब घड़ियां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी हैं, क्यों वर्मा साहब? जी बिल्कुल। तो अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं खास करके वर्मा साहब से, क्योंकि आप एक लंबे समय से डिबेट में पार्टिसिपेट करते रहे हैं और इस बार भी आपने हमारे साथ जजमेंट दी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको दावेदारी रखनी है अपनी फर्स्ट के लिए, तो किन किन पैमानों पर आपको खरा उतरना चाहिए? पुनीत, सबसे पहले वाद विवाद में आपकी प्रस्तुति जोरदार होनी चाहिए कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो आप तर्क के साथ करें, और जब आप अपने विपक्षी के तर्क काट रहे हैं तो अपने तर्कों से काटें। जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए विषय है कि भारत सरकार कोरोना की रोकथाम में सफल रही है, तो अगर किसी ने विपक्ष में बोलना है तो ये बोले कि अध्यक्ष महोदय, अमेरिका में 43 करोड़ की जनसंख्या, मरने वाले 67,000 लोग, भारत में 133 करोड़ की जनसंख्या, मरने वाले 1,300 लोग।
किंतु सवाल ये नहीं है कि मरे कितने और कहां मरे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या संतोषजनक है। अध्यक्ष महोदय, संतोषजनक का पैमाना क्या है? 1 मरे तो वो संतोषजनक है या 10 मरे तो संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक तब होता है जब हमारी अपेक्षा से कम में हम किसी चीज को रोक लें। जो इसी तरह से आपको सवाल पूछने चाहिए जब भी, और अपने तर्क देते वक्त। जब आप तर्क देते वक्त सवाल नहीं पूछते हैं तो वो भाषण प्रतियोगिता हो जाती है, वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं रहती। हालांकि मैं इस विषय पर बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग गालियां दें, क्योंकि जब हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते थे और जज जब लंबा बोलते थे तो हम सोचते कब जाएगा, निर्णय कब आएगा। तो मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा है। पुनीत जी हमारे साथ आशीष पैरीवाल भी जुड़ गए हैं, तो थर्ड आए हैं आशीष जी। बहुत बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। निर्णय कर लिया है कि सुनने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जी आशीष, बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको? सभी मुबारकबाद दे रहे हैं, सुभाष जी, राणा साहब और पुनीत जी। तो कैसा लग रहा है आपको? क्रेडिट गोज टू देम ओनली, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, कुछ ना कुछ ऊपर पीछे होता है, लेकिन मेरे को तो ऑफिस से बहुत अच्छा लग रहा है। और उड़ान आइडल के लिए एक बार मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं और इससे उत्साहवर्धन होता रहता है। और कुछ ना कुछ हम भी इससे बिजी हो गए और अच्छा लगा कि आगे ऐसे कार्यक्रम और होते रहे तो हम सबको अच्छा लगता है। तो क्या एक चीज जो बाकी पार्टिसिपेंट से आपको सीखी, जा कौन सा ऐसा पार्टिसिपेंट था जिससे आपको डर लग रहा था कि यार ये मुझे टक्कर देगा? पार्टिसिपेंट में तो एक तो हमारे जम्मू कश्मीर वाले मेरे अगेंस्ट में जो थे, मेरे को पार्टनर थे अगेंस्ट में, नाम उनका मैं स्लिप कर रहा हूँ। आई थिंक आपके अगेंस्ट तो आशीष अग्रवाल थे कोलकाता से। नहीं, वो तो अगेंस्ट मेरे थे नहीं। अच्छा दो ओवरऑल। अच्छा, आकिब जी, उनका बहुत अच्छा एकदम उनका मेरे को लगा था और मुझे लग रहा था ये टक्कर देंगे और शायद हो सकता भी यही, मुझे ऐसा लग भी रहा है यही फर्स्ट में आ सकते हैं। अच्छा, हाँ मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो कोई सजेशन जजेस को या रेडियो डार की टीम को? बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। नहीं, आप फोन पे हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी आपको। अच्छा, तो कोई सजेशन आप देना चाहे कि कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं हम? इम्प्रूव थोड़ा सा ये करेंगे नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी होगा तो स्ट्रिक्टली एकदम जो बुक रीडिंग वाली चीज है वो भले ही कितना ही अच्छा हो उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई बुक रीडिंग करता वो कहीं भी पकड़ा गया, क्योंकि वॉइस मोड से अच्छे से इमेजिन हो रहा था कि कोई बंदा मुंह घुमा के देख रहा है, कोई दाएं बाएं देख रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि नो मैटर कंटेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हमें आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो उनके लिए थोड़ा सा अनजस्टिस हो जाता है जो मेहनत करके भले थोड़ा गलत ही बोल रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं याद करके फिर मेमोराइज करके। जी, इतना सही हुआ, ओवरऑल बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। So nice of you all, thank you so much to all. राणा सर एंड पुनीत जी, आप लोगों को भी धन्यवाद। थैंक यू पुनीत जी। बिल्कुल आशीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है विषय के विपक्ष का, और अब फॉर द मोशन फेवर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले या वाली प्रतिभागी दानी जी, इस बार आपसे जानना चाहूंगा इफ इट कुड बी मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों पुरस्कार फेवर के फीमेल को गए हैं और अगेंस्ट के मेल पार्टिसिपेंट को गए। पता नहीं, मुझे ये ऐसा लग रहा है, मेरी सिक्स सेंस ऐसा कह रही है कि मुकाबला टक्कर का होगा। एक तरफ तीनों लड़कियां और दूसरी तरफ तीनों लड़के होंगे। ये भी एक डिप्लोमेटिक आंसर है, तो देखते हैं। तो जो पक्ष में फॉर द मोशन फेवर में पहला स्थान प्राप्त करने वाले या वाली प्रतिभागी होने वाले हैं या होने वाली हैं, हमने आपसे प्रेडिक्शन करने को कहा था और एक किसी ने राजेश जी का प्रेडिक्शन दिया, हालांकि वो विषय के अगेंस्ट है, तो देखते हैं कि वो पूरा होता है या नहीं होता है। फेवर में आप सभी, मैं आपको बता दूं कि बधाई के पात्र हैं कि आपने प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और एक अपनी ओर से अच्छा स्टैंडर्ड दिया है, एक स्टैंडर्ड दिया है कंपटीशन को। बाकी निर्णायक मंडल तो कभी, सच बात है कि संतुष्ट कभी नहीं होता। जब हम निर्णायक मंडल में होते हैं तो हम भी संतुष्ट नहीं होते, हम भी कहते हैं कि ना यार मजा नहीं आया।
तो निर्णायक मंडल के सदस्यों को अधिकार है पूरा आपके अंदर कमियां निकालने का, तभी वो एक समुचित और संतुलित निर्णय दे पाएंगे। तो जो फेवर में, पक्ष में स्थान प्राप्त करने वाले हैं वो हैं इस बार हमारे निर्णायक मंडल के तीनों सदस्यों के ये पसंदीदा कंटेंडर थे और सबने इनकी भरसक तारीफ की थी। कुछ कमियां भी गिनाई होंगी और आशा है कि उन कमियों पर वो खरे भी उतरेंगे, और वो हैं इतिहास के चंद पन्नों को टटोलते समय एक कहानी सामने आई। कहानी थी एथेंस तथा स्पार्टा नामक ग्रीस के दो नगर राज्यों की। कहा जाता है सन 430 से लेकर 426 ईसा पूर्व में फैली या जानबूझकर फैलाई गई एक महामारी के कारण न केवल एथेंस का विनाश हो गया, अपितु इसी के कारण स्पार्टा एथेंस को रौंदते हुए विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभरा। न शस्त्र चले न रक्त बहा, एक राज्य का पतन तो दूसरे का उदय हुआ। नमस्कार, मैं अदिति मृणाल हमारे विषय कोरोना वायरस चीन देश की साजिश के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, आज प्रचंड रूप धारण कर संपूर्ण विश्व में मौत का तांडव रच रहा है। चीन के वुहान शहर में जन्मी इस महामारी ने संपूर्ण विश्व को मानो हिला कर रख दिया है। इन सब के बीच चिंता की बात तो यह है कि जहां एक ओर पूरी दुनिया इस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रही है, वहीं दूसरी ओर चीन अपनी अर्थव्यवस्था को तीव्रता से सशक्त करने में सफल हो गया है। यह एक नई साजिश है, एक नया षड्यंत्र है, जिसका आज मैं अपने वक्तव्य में खुलासा करने जा रही हूं। तलवारों, तोपों तथा तीरों को पीछे छोड़ जहां आज तक अनेकों राष्ट्र परमाणु हथियारों की आड़ में एक दूसरे को युद्ध का आह्वान दिया करते थे, वहीं आज चीन ने कोरोना वायरस नामक जीवाणु बम का प्रयोग कर मानो एक नए युग का आरंभ कर दिया है, जहां हर एक महामारी संक्रमित व्यक्ति एक मानवीय बम की तरह समुची मानव जात का विध्वंस करने के लिए सक्षम है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कोरोना वायरस का पहला मामला चीन में नवंबर में ही आ गया था। इसके बावजूद पूरी दुनिया को अंधकार में रखते हुए इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। न तो यातायात रोका गया, न ही चेतावनी दी गई। यह स्पष्ट है कि किस प्रकार इस महामारी के प्रचंड रूप से फैलने का इंतजार किया गया। यही नहीं, न तो उस पहले कोरोना मरीज का कुछ पता है, न ही उसका इलाज करने वाले डॉक्टर का, साथ ही साथ चीन के इस कोरोना प्रपंच का खुलासा करने वाले पत्रकार का भी कोई अता पता नहीं है। जहां रातों रात लोग गायब कर दिए जाते हैं, मैं प्रश्न पूछती हूं, क्या यह साजिश नहीं? यह स्पष्ट है कि चीन ने वुहान शहर को महज एक प्रयोग केंद्र की भांति इस्तेमाल किया और फिर इस वायरस को समस्त विश्व में फैलाने के लिए कामयाब रहा। तभी तो यह वायरस लाखों किलोमीटर दूर अमेरिका तथा इटली में कोहराम मचाता रहा, परंतु बीजिंग तथा शंघाई जैसे चीनी राज्यों को छू भी नहीं पाया। आज यह वायरस भारत में भी अपने पांव पसार चुका है। यही नहीं, आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि कोई भी उच्च चीनी अधिकारी अथवा अभिनेता इससे संक्रमित नहीं हुआ है। चीन की ही एक मोबाइल कंपनी ने यह दावा किया है कि चीन ने 2 से 3 महीने के समय में ही 80 से भी अधिक कार्यकारी सिम गायब कर दिए हैं, जो संकेत देते हैं कि किस प्रकार चीन अपनी असंख्य आबादी को नियंत्रण करने के लिए भी दुनिया से छुपकर कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर रहा है और बड़ी चालाकी से सभी सबूतों को मिटाने में भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त संसार को भ्रमित करने के लिए चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी प्रभावित करता पाया गया। चीन का समर्थन करने के लिए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह तक कह डाला कि कोरोना वायरस इंसान से इंसान में संक्रमित नहीं हो सकता और अपनी जग हसाई करवा बैठा।
चीन का वास्तविक सत्य तो तब सामने आया जब चीन ने हाल ही में स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करते हुए अपने राष्ट्र का कार्य, यातायात तथा वुहान का वेट बाजार, जिसे कोरोना वायरस का जन्म स्थल माना जा रहा है, पुनः खोल दिया। यही नहीं, वह आज पूरे विश्व को वैज्ञानिक उपकरण बेचकर मुनाफा कमा रहा है, आर्थिक मंदी से गुजरने वाली कंपनियां खरीद रहा है तथा वर्तमान में सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। यह सब एक साजिश नहीं तो और क्या है। अंततः मैं केवल यही कहना चाहूंगी, न शस्त्र चले न रक्त बहा, विश्व का पतन तो चीन का उदय हुआ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत बधाई अदिति आपको। और अदिति हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं इस वक्त, दानिश जी से बात तो कर रहे हैं। दानिश जी, हम चाहेंगे हमारे सुनने वालों से अदिति की बात करवाएं। अदिति जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, रेडियो पे ऑनलाइन हैं आप, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह रेडियो पे भी डिबेट होगा। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोग बहुत सारे डिबेट हम लोग करते रहे हैं, सर्किट पे भी हो रही है डिबेटिंग के, बट रेडियो पे डिबेट करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा टॉपिक था और मजा आया काफी। थोड़ा सा बताएं आप अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या स्टडी कर रही हैं, प्रोफेशनली क्या करती हैं? सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हूँ, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से, और मुझे एक्टिंग और डिबेटिंग दोनों का कुछ शौक था। तो जब मैं कॉलेज आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे हिंदी डिबेटिंग का काफी क्रेज था, तो मैंने वही ज्वाइन किया और कंटिन्यू किया उससे। अभी भी अगर सोसाइटी में हूँ। दानिश जी से पूछें जजेस के बारे में क्या ओपिनियन है? यहाँ पर भी डिबेट करके देखा जाए। जी, 2-3 सवाल हैं। एक तो क्या आपको सीखने को मिला इस डिबेट से, और क्या आपको लगा कि कौन सा कंटेंडर है जो टक्कर का हो सकता है? सर, हर डिबेट से हम लोग कुछ न कुछ सीखते ही हैं। हमेशा ज्ञान की वृद्धि होती रहती है, नई नई चीजें पता चलती हैं। इतनी सारी चीजें मुझे पता चली कोरोना वायरस के बारे में जो शायद घर बैठे मुझे नहीं पता चल पाती। ऋतुराज, मुझे लगे कि वो एक टफ कंटेंडर थे, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया था उनका। मुझे लगा कि शायद अगर सही होता तो वो शायद मुझसे यह प्राइज छीन लेते। उनका लिटरली बहुत अच्छा प्रस्तुति था, बहुत अच्छा उन्होंने कहा। बिल्कुल। और जजेस के बारे में सुभाष जी कह रहे हैं कुछ, क्या रिमार्क्स आपके रहेंगे क्या? क्योंकि सर, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर जजेस को भगवान की तरह माना जाता है, कह सकते हैं हम लोग। वो विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजित वो लोग हैं। नहीं, आप फ्री एंड फेयर होके बोल रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है आप वो बताएं। सही निर्देश देते हैं और उनका जो भी डिसीजन होता है हम लोगों को मानने होता है, तो कभी उस पर क्वेश्चन नहीं करते। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सही तरीके से सभी डिसीजन लिया एंड आई एम रियली हैप्पी। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एक चीज, जजेस से भी गलती हो जाती है, हम तो ऐसा मानते हैं कि एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप करते हैं अपनी कोशिश, हम अपनी कोशिश करते हैं। अरे एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, एक आपसे गड़बड़ हुई थी 80 को लेके और 80 लाख के बीच में, क्या आपने रिकॉर्डिंग को नहीं सुना था, या वो कैसे हुआ, टंग ऑफ स्लिप था? सर, मैंने जब वो फैक्ट पढ़ा था तो वो उस टाइम एकदम रीसेंट फैक्ट था कि वो 80 लाख ऐसे था। जब बाद में वो धीरे धीरे नया नया अपडेट होता रहता है सर, तो जब आपने मुझे बताया कि वो 2 करोड़ पार कर गया तब मुझे पता चला। नहीं, वो 80 लाख था, लेकिन आपने सिर्फ 80 बोला था, तो वो टंग ऑफ स्लिप था या कैसे? हो सकता है सर, मैंने उसे चेक नहीं किया। चलिए, बहुत लाजवाब थी आपकी परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया, बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे डिबेटर हैं और होपफुली इन फ्यूचर भी आपकी परफॉर्मेंस हमें सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच के लिए। थैंक यू सो मच। जी पुनीत जी। बिल्कुल, जानकी देवी कॉलेज से, बिल्कुल जानकी देवी कॉलेज से, जैसा कि इन्होंने बताया, हमारे साथ थी अदिति, और बहुत अच्छी वक्ता इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो इस तरह ये सिद्ध हो गया कि विषय के पक्ष के तीनों प्रतिभागी कन्याएं हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तीनों प्रतिभागी, और विपक्ष के 2 प्रतिभागी मेल हो चुके हैं, लेकिन तीसरे प्रतिभागी कौन होने वाले हैं ये देखना भी बाकी। एक चीज है पुनीत जी, एक माफी चाहता हूँ, एक्साइटमेंट हमें भी है जैसे पार्टिसिपेंट्स को है, क्यों राणा साहब? तो ऋतुराज का इन्होंने जिक्र किया। एक चीज मैं सच में बताऊं, उनकी परफॉर्मेंस हमें, वो अभी रेस में है, वो जो भी है अभी रिजल्ट आना बाकी है एक परफॉर्मेंस का, तो अभी मुझे याद नहीं है कि वो किस पक्ष में थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मुझे याद है, बहुत जबरदस्त थी। उनसे मेरी यही विनती रहेगी
सर शो भी कई बार चल पड़ता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर ले तो वो एक बहुत जबरदस्त डिबेटर रहेंगे और बहुत मजा आएगा उनको सुनने में। तो अभी पता नहीं है क्या रिजल्ट आएगा। जी दानिश, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज मैंने एक वाद विवाद प्रतियोगिता में ऋतुराज को सुना और उसमें ऋतुराज ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, अगर उस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने रेडियो उड़ान वाले पे दी होती तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि प्रथम पुरस्कार उनका कोई नहीं ले सकता था। बिल्कुल, और क्योंकि प्रथम पुरस्कार अब उनके हाथ से जा चुका है, क्योंकि वो विषय के वाद विवाद प्रतियोगिता में दुर्भाग्य से मैं जज था और उसमें ऋतुराज का पुरस्कार भी आया है। चलिए, तो ऋतुराज को इसी बधाई हमारी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, ऋतुराज को हमारी ओर से बधाई। तो लेकिन रेडियो उड़ान पर इस प्रतियोगिता में वो प्रथम पुरस्कार नहीं ले पाए, इसका हमें खेद भी है, क्योंकि मुझे याद है वे विषय के पक्ष में ही थे और उनकी विपक्षी वक्ता जो गायत्री थी, हाँ, वो भी रेस में बाकी हैं। देखना है कि उनका पुरस्कार आता है या नहीं, ये अभी देखने वाली बात होती है। तो लेकिन ऋतुराज को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो विजेता हैं वे कृपया अपने नंबर 9780238512 पर जो गूगल पे आप यूज करते हैं उस नंबर को आप हमारे इस नंबर पर भेजें। और अगर आप गूगल पे यूज नहीं करते हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड अपने इसी नंबर पर अपने नाम और बैंक नेम के साथ जरूर भेज दीजिए, ताकि आपकी पुरस्कार राशि समय पर आपको पहुंचाई जा सके। याद रखिए, अपना गूगल पे का नंबर, जिस नंबर से आप गूगल पे, भीम UPI ऐप या कोई भी UPI ऐप यूज करते हैं, आप भेज दें। और अगर आप UPI ऐप गूगल पे यूज नहीं करते हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड विद योर नेम एंड बैंक नेम हमें इस नंबर पर भेजें। नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं, 9780238512। तो इस नंबर पर आप अपने नंबर या अकाउंट डिटेल भेज दीजिए। तो चलिए, समय हो रहा है बहुत अधिक। प्रथम पुरस्कार अगेंस्ट द मोशन विषय के विपक्ष में। विषय था कोरोना वायरस, चीन देश की साजिश। कोरोना वायरस इज अ कंस्पिरेसी ऑफ चाइना। पुनीत जी, 1 मिनट आपको और इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ एक और जो हमारे विनर हैं वो जुड़ गए हैं। चलिए देख लेते हैं। इंतजार मेरा तो, देखिए, हम तो शो संचालक हैं, हमें तो इंतजार करना है, लेकिन प्रतिभागियों का इंतजार बहुत लंबा हो रहा है। जी, होना भी चाहिए। तो शिखा हमारे साथ है। शिखा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने 3rd प्राइज जीता। कैसा लग रहा है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो आप 3rd आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? उनकी आवाज थोड़ी नजदीक करें। एकदम सडनली डिबेट कंपटीशन रेडियो उड़ान कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस टॉपिक कि ऐसा कुछ डिबेट जैसा कुछ रेडियो पे करवाना। आई मीन दिस इज ट्रूली वेरी एडवेंचरस एंड डिफिकल्ट फॉर यू ऑल कि ऐसे आप अचानक किसी को सुने और सुनकर सिर्फ बातों से फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आउट ऑफ 80 पार्टिसिपेंट्स निकाले। एंड आई रियली थैंकफुल कि मुझे ये 3rd पोजीशन मिला। एंड थैंक यू। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? आपको लग रहा था आप 3rd आएंगी, 2nd आएंगी, 1st आएंगी बाकियों को सुन के? इतना था यार, जब पहली बार पता चला तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम 3rd आए या 2nd आए, उसी के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। आफ्टर ऑल पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। इवन जो मेरे साथ में कंटेंट थे, जो दानिश से पूछेगा, ये अगर ये जज हों और हम डिबेटर हों तो हम में से किसे चुनेंगे 3 में से? मिलेगा एडवेंचर, एंटरटेनमेंट मिलेगा। जी, तो बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगी और आगे भी आपकी परफॉर्मेंसेज हमें सुनने को मिलेंगी। क्या सजेशंस रहेंगे रेडियो उड़ान को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपके हिसाब से? जो था वो बहुत अच्छा था। बाकी बस ये था कि इतने सारे लोगों को, जो किसी ने पहले भी बताया था कि जैसे हमें पता चला पेपर पलट रहे हैं हम, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसलीडिंग पॉइंट है या वायलेशन है रूल का, तो वहीं पे डिडक्ट कर सकते हैं। आपको जजमेंट करने में आसानी होगा। मीन्स आउट ऑफ 80 जिसमें तो कुछ हमने रखे, अब कुछ रखे उनको पूरा वापस सुनेंगे, वो वहीं बर्खास्त कर भी जाएंगे, तो बाद में रहेगा कि इजीली आप कुछ जज कर सकते हैं।
अच्छा, तीनों जजेस में से आपको सबसे बेस्ट जजमेंट किसकी लगी? मेरा नाम दानिश है। ये तो गलत बात है भाई, बात तो रेडियो पे मैं आपको ले रहा हूँ, राणा साहब कह रही हैं, बताइए। उन्होंने कहा कि मुझे उनको मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा लगा है। बाकी तीनों जजेस थे, वैसे आपको भी मुझे वॉइस जो ठीक कर सकती हूँ, आपने मुझे बताया। नहीं, बट राणा साहब, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि राणा साहब को आपकी परफॉर्मेंस हम तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी और उनको आपकी परफॉर्मेंस ने बहुत इंस्पायर किया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए आपको। जी धन्यवाद। जी तो श्रोताओं का इंतजार बढ़ता हुआ, और अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंतजार अगर हमने अपने श्रोताओं को कराया तो श्रोता, मैं चाहता हूं कि सोनाक्षी जी रह गई हैं, अगर उनसे भी बात हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। अगर सोनाक्षी जी आप भी हमें कॉल करें तो बहुत अच्छा होगा, सभी विनर्स की बात लोगों तक पहुंचेगी। तो हम वेट कर रहे हैं आपके कॉल का। प्लीज कॉल अस इफ यू आर लिसनिंग, तो वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल। जी पुनीत जी, गो अहेड। बिल्कुल। और मैं ये भी एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि सभी वक्ता अपने आप में बहुत बड़े हैं, सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, सभी ने अपना जो मुझे ये कहना चाहिए कि अपना जो एक परचम लहराया है इस कंपटीशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एक लास्ट होंगे, जो जीतेंगे, वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे। सौभाग्यशाली तो सभी हैं वैसे, और लेकिन अब ये है कि एक इतने बड़े इवेंट में से अपना प्राइज निकाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हालांकि हम सभी प्रतिभागियों से लगभग बातचीत हो चुकी है हमारी आज, तो अब बिना देर किए अगेंस्ट द मोशन पहला स्थान, पहला पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया वो हैं अगेन मेल और फीमेल, क्योंकि अगेंस्ट के दो अब तक जो चुने गए हैं वो मेल हैं। और अगेंस्ट में बहुत से लोग थे। कंपटीशन, जैसा कि दानिश जी ने शुरू में जिक्र किया, बहुत मुश्किल था। दीक्षा टंडन, गायत्री और आकिब रहमान। पुनीत, आपने जो है आपने जजेस की बहुत जो है जिसे कहते हैं टांग खिंचाई की है यहाँ, जब हम निर्णय दे चुके हैं। इस बार मैं आपसे पूछूंगा, जरा आप ही बताइए आपका क्या अनुमान है यहाँ। नहीं, मैं तो एंकर हूँ, देखिए मेरे पास तो रिजल्ट ही है, तो मैं क्या अनुमान दूं? मेरे पास तो रिजल्ट ही है, मैं तो बता ही सकता हूं। आपको क्या लगता है कि प्रतिभागी जो रहे हैं प्रथम के दावेदार, जरा उनके बारे में कुछ कह दीजिए इस बार। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, बहुत सोच सोच के बोल रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। मैं ये कहूंगा कि पक्ष के जितने भी जिसे कहते हैं ना कि धार पॉइंट्स थे, उनको उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट आउट किया है। चाकू अच्छा चला था, कहने का मतलब ये। बिल्कुल, धार नहीं थी लेकिन चाकू बढ़िया था। चाकू बढ़िया था। अरे अब धार ही नहीं थी तो प्राइस कैसे आ गया? चलिए, ये सोचने वाली बात है। देखते हैं धार थी या नहीं, ये धार थी या नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक ओनली। सब कुछ हम ही बता देंगे तो फिर सब कुछ हम ही बता देंगे तो श्रोता फीडबैक क्या देंगे? ये भी बात ठीक है। तो चलिए अब अनाउंस करते हैं जल्दी अगेंस्ट द मोशन जिन्होंने प्राप्त किया है। मैं जिन लोगों के नाम गिना चुका हूं, शिखा से हमारी बात हुई, इनके प्रतिद्वंदी शशांक भी अभी तक रेस में हैं। और बहुत कम टीम में ऐसी थी जिनके दोनों प्रतिभागी चुने गए थे, पक्ष के भी और विपक्ष के भी। तो अब देखने वाली बात है कि होता क्या है। और जो पक्ष में प्राइज जिन्होंने लिया, शिखा गुप्ता, मैं अनाउंस कर रहा हूं, तीसरा स्थान शिखा गुप्ता फॉर द मोशन। इसके बाद आशीष पेड़ीवाल अगेंस्ट द मोशन। सोनाक्षी टंडन सेकंड प्राइज, सेकंड पोजीशन फॉर द मोशन। और मनदीप सिंह अगेंस्ट द मोशन। पहला स्थान जिन्होंने प्राप्त किया विषय के पक्ष में यानी फॉर द मोशन, अदिति मृणाल। और अब बारी है विपक्ष की, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। वो हैं
वो हैं, होंगे तो कोई पार्टिसिपेंट ही और शी इज, आपको बहुत बहुत बधाई। लॉकडाउन में आप सबने हमारा सहयोग किया, हमारा साथ दिया, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और आपको ये चाहिए कि अब हमारा सहयोग करें कि हम आपके लिए दूसरे इवेंट्स भी लाते रहें। और आपको ये भी बता दें कि आप हमें अपने अकाउंट नंबर्स, अकाउंट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स, जो लोग विनर्स हैं, 9780238512 पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी सम्मान राशि, पुरस्कार राशि समय पर आपको दी जा सके। तो विपक्ष अगेंस्ट द मोशन जो हैं, सुभाष जी खाना खा चुके? जी। और राणा साहब? बाकी विनर हमें दावत देंगे। अच्छा जी, मैंने बहुत पहले खाना खा लिया था। चलिए, आपने खा लिया था, लेकिन मुझे लगता है पता विनर खाया कि नहीं। जी दानिश जी? मैं अभी विनर्स को अनाउंस करने के बाद खाऊंगा, उनसे पार्टी लेके। चलिए, तो अब आप पहले दावेदार से पार्टी ले लीजिए। वो हैं, बिल्कुल ही मुझे कहना चाहिए कि देश के उस कोने से जहां पर हर कोई जाने को बेकरार रहता है। वो हैं आकिब रहमान फ्रॉम जम्मू कश्मीर। आकिब जी, बहुत बहुत बधाई आपको रेडियो उड़ान परिवार की ओर से। बहुत जल्द आपके वक्तव्य की ओर। Dear listeners, first of all, I'd like to thank Radio Udan for this good initiative of initiating a debate on the topic whether coronavirus or COVID-19 is a Chinese conspiracy. Honorable judges, though much research has not been done on this topic, but I'll take less than 5 minutes to destroy this motion from its very basis. The conspiracies are as common on media, particularly on social media, as ants on the picnic. There are main three conspiracies that are being spread on the social media, which are coronavirus is linked to the 5G network, coronavirus is a Chinese biological weapon, and why hasn't coronavirus spread to the other provinces of China when it spread to the vast, faraway countries of the world. I'll take them one by one. First of all, let's see the 5G connection. Carrie Hilson, an American singer who has more than 4.2 million followers on Twitter, was the first proponent of this theory. Honorable judges, as we already know that COVID-19 spreads through surface touch or droplets. There's no scientific evidence that coronavirus spreads with the help of radiations. So believing on a singer with no scientific thinking rather than believing on scientists is nothing but foolishness. Next theory is that, or next conspiracy is that COVID-19 is a Chinese biological weapon. Worthy judges, Chinese media first claimed that an American soldier who had came to participate in the Wuhan military games was a zero patient, or which we call as first patient of the COVID-19. This message spreaded like a wildfire on the Chinese social media networks. Honorable judges, as we know that COVID-19 originated from a seafood market, and WHO also accepts this theory. So linking this COVID-19 with the Chinese biological weapons, or they link it with the Wuhan Virology Lab, which is the biggest lab of studying deadly viruses in China, is nothing but attacking on the research and development projects of China. The third theory, or most common among them, is that why hasn't coronavirus spread to the other provinces of China when it spread it to the large number of countries of the world? Honorable judges, as we already know that that China ordered a strict lockdown of Wuhan province for nearly 80 days. In fact, World Health Organization and the President of United States of America, Mr. Donald Trump, praised the Chinese steps to contain this virus.
it is said that when you are not able to contain any problem or when you are not able to protect any problem from arising, you invent 100 types of conspiracies to defend yourself. Same is the case with United States of America. Mr. Donald Trump first praised the Chinese efforts, and 11 weeks before I speak, Donald Trump also claimed that they are not afraid of coronavirus as only one patient has been identified and it will not spread to the America. But after 11 weeks, over 5 lakh cases and over 20,000 deaths have occurred in United States of America, and now these Americans claim that it is a Chinese conspiracy. Worthy judges, they were not prepared to defend themselves from this invisible attacker, and they invented 100 types of conspiracies to defend themselves. As we already know that elections are upcoming in the United States of America, so Mr. Donald Trump has no other option rather than claiming it as a Chinese conspiracy. Honorable judges, I'd like to mention a saying that the conspiracies are talking in the streets and factories of rumors are working overtime. There is nothing to say about all this which I have said, and I rest my case. Thank you. कल इतिहास के चंद पन्नों को टटोलते समय एक कहानी सामने आई। कहानी थी एथेंस तथा। तो बहुत बहुत बधाई आकिब रहमान आपको रेडियो उड़ान परिवार की ओर से। आकिब हमारे साथ हैं इस वक्त, स्काइप पर उन्होंने ज्वाइन किया है। आकिब, आपका स्वागत। मैं तमाम रेडियो उड़ान टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आप कश्मीर से हैं, शुक्रिया बाद में कर लीजिए। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शुक्रिया हम बाद में, एक्चुअली हम पॉजिटिव चीजें बाद में लेते हैं, नेगेटिव पहले लेते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि इस कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लगा और किन सुधारों की गुंजाइश अभी बाकी। कार्यक्रम में आके बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि घर बैठे अगर किसी को काम दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। रेडियो उड़ान ने वो काम किया है, तो इसके लिए मैं तमाम रेडियो उड़ान की जो मैनेजमेंट है उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। उसके बाद जो सुधार की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि जब आप किसी प्रतिस्पर्धा या डिबेट, जो मैं कहूंगा, हिंदी मेरे को थोड़ी सी कम आती है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ। तो जब आप किसी डिबेट में जाते हो तो आप ये सोच के नहीं जाते कि आप जीतने जा रहे हो या हारने जा रहे हो। आप जब भी जाते हो तो आप ये सोच के जाते हो कि आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। उसके बाद आपके मन में सिर्फ इतना होता है कि जो जजेस है उनका जो डिसीजन है वो फाइनल, फुल एंड फाइनल है, उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी प्रोटेस्ट कर लो। और मुझे ना एक जज की बात याद आ रही है। एक जज ने मुझे एक बार कहा था कि मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब मुझे कोई कहता है कि आदरणीय वगैरह वगैरह, बट आज जजेस की हालत देख के मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी जज ना बनूं, क्योंकि जितनी माफिया उनको मांगनी पड़ी है इतनी माफिया मैं नहीं मांग सकता। तो इस चीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा। बाकी हर कार्यक्रम में, हर डिबेट में पॉजिटिव चीजें भी होती है, नेगेटिव चीजें भी होती हैं, तो हर चीज एक पार्टिसिपेंट को एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहे उसके लिए वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और मुझे सुभाष जी का उनका जो मेरे लिए कमेंट्स थे स्टार्टिंग की, जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी अच्छाइयां तो कोई भी गिना सकता है, लेकिन जब आपकी बुराइयां या जब आपकी कोई खामी आपको कोई गिना दे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी खामियां गिनाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आप खामियां आपकी पता चल जाती हैं तभी आप उनका सोल्यूशन कर पाते हैं। अदरवाइज सिर्फ अच्छाइयां सुनेंगे तो उनका फिर आपको इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है, जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, वो कम रहते हैं। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा रेडियो उड़ान पे आके। और मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, शायद लिसनर्स को ये ना पता हो, या पता नहीं कितने लिसनर्स को ये पता हो, मेरी इंग्लिश सुधारने में, मेरी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में रेडियो उड़ान का एक बहुत बहुत बड़ा हाथ है। आज से
3 साल पहले 4 साल पहले जब भी मैं रेडियो उड़ान पे डिबेट करने आता था तो मेरे जो बोलने का अंदाज था वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह था। मेरी प्रोनाउंसिएशन वो एक मैं पढ़ा तो था लेकिन वो एक अनपढ़ की तरह थी जो प्रोनाउंसिएशन थी, लेकिन उसको सुधारने में रेडियो उड़ान का एक बहुत बड़ा हाथ है और डिबेट्स में आके मैंने अपनी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा सुधारी है और इसके लिए सिर्फ रेडियो उड़ान जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी बात है। एंकर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, एंकर के बारे में तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एंकर बहुत अच्छे थे। नहीं, रहने दीजिए। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, फिर भी आप ये कहते हैं कि आपको हिंदी से बड़ी समस्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंग्रेजी बोल के बौद्धिक आतंकवाद जमाना चाहते हैं? नहीं, मैं इसलिए हिंदी से मतलब मुझे डर लगता है बोलते हुए क्योंकि मैंने हिंदी कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं है। हमारे यहाँ उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अब जाके जब let me tell you very honestly, the way you expressed yourself, it was quite fascinating to me. I was portraying myself in you the way you had been expressing yourself. Point 1, 2, 3, 4. This is the true way of expressing yourself in a debate, and the way you counter-argued the opposition, that also quite fascinated me. In fact, you deserve. No, absolutely. It was. आपने बिल्कुल सही कहा. It was a beautiful performance, और to the point थी performance. The only suggestion I would like to give to Akib is next time whenever you will go for any performance, don't record that performance in washroom. तो उसमें क्या आप इस बार लकी रहे हैं। He was lacking place to record. आप इस बार लकी रहे हैं कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि शायद क्योंकि इस बार जो आपकी कैटेगरी में कंपटीशन था उतना टफ नहीं था, शायद उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता। तो आप लकी रहे हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ने उन चीज़ों को दूर कर दिया। लेकिन ऐसा बहुत बार मुमकिन है कि बहुत सारे जजेस इस चीज़ को नेगेटिव में लें और इसका इम्पैक्ट आपको हो सकता है कि कई बार नेगेटिव वे में मिले। तो नेक्स्ट टाइम यही सजेशन है, बाकी कोई सजेशन नहीं है। इट वाज अप टू द मार्क परफॉर्मेंस एंड वी थॉरली एंजॉयड विदाउट एनी डाउट। Well done, keep it up. I'm thankful to all the judges, sir, and I'll take this feedback as a positive, and I will 100% try to improve this. बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जान करके, और श्रोताओं के हमारे कंटिन्यूसली फीडबैक्स भी आ रहे हैं जो हमसे कांटेक्ट करना भी चाहते हैं, और काफी लोगों से हमने कोशिश भी की है कांटेक्ट करने की, लेकिन अब समय बहुत अधिक हो रहा है तो अब मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। आकिब और सभी कंटेस्टेंट्स को रेडियो उड़ान परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं एक बार फिर से पूरा रिजल्ट मैं एक झलक में बता देता हूं। फॉर द मोशन तीसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो है शिखा गुप्ता, और अगेंस्ट द मोशन आशीष पेड़ीवाल। सेकंड पोजीशन गोज टू फॉर द मोशन सोनाक्षी टंडन, एंड अगेंस्ट द मोशन मनदीप सिंह। एंड फर्स्ट पोजीशन गोज टू फॉर द मोशन अदिति मृणाल, एंड अगेंस्ट आकिब रहमान। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो उड़ान परिवार की ओर से। अपनी बैंक डिटेल्स हमें 9780238512 पर भेजें। इसी के साथ अपनी पूरी टीम के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए अपने घरों में, और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खत्म हो गई वाद विवाद प्रतियोगिता।